चलिए, इकोनॉमिक क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सेकंड देखते हैं। हाँ, वही सारी प्रॉपर। ओके, थैंक यू। और सभी लोग आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इकोनॉमी में भी कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिए थे आप लोगों को, जिन्होंने नहीं भेजा है भेज दीजिए। फर्स्ट और लास्ट चार्ट, ठीक है। इसके बाद वेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाए लिखकर भेजिएगा। जिन्होंने भेज दिया उससे मेरा ये प्रश्न नहीं है। जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए मेरी चेतावनी है कि आप लोग भेज दीजिएगा। और जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है क्लास के दौरान, तो आपके पास 24 घंटे का 23 घंटे का अंतराल रहता है, ये मान के चलिए। उस 23 घंटे में से आपको 15 मिनट निकालना है और आपका उत्तर भेजना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमी के बारे में। कल लास्ट में हम शायद कहाँ तक हम पहुंच गए थे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप लोग। शायद हम लोग निर्भरता के आधार पर पढ़ रहे थे लास्ट में। अब एक और पढ़ना है हमें सिर्फ प्लानिंग के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में कुछ नई चीजें देखेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। योजना के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो योजना के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है योजनागत अर्थव्यवस्था। प्लान इकोनॉमी। और एक अनप्लान इकोनॉमी यानी कि गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अनप्लान इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी, ये दो टाइप की अर्थव्यवस्था होती है आपकी। तो दोनों को नोट कर लेना आप। योजनाबद्ध, जिसे योजनाबद्ध भी आप बोल सकते हैं, गैर योजनाबद्ध भी आप बोल सकते हैं। प्लान इकोनॉमी और अनप्लान इकोनॉमी। अब देखिएगा, ऐसी इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो लक्ष्य होते हैं, ठीक है, उनको प्राप्त करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लानिंग की जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो यहां पर अगर जो भी अब यहां पर बताना चाहें कि हम किसी भी अपनी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखना कि देश के या देश की आर्थिक समृद्धि, यानी कि ग्रोथ, उसको ग्रोथ बोला जाएगा, ठीक है। और विकास यानी कि डेवलपमेंट, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए एक विशेष विशेष योजना एवं रणनीति बनाई जाती है। उस योजना की व्यवस्था को ही योजनागत अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो यहां पर आप सिंपल इतना ध्यान रखिएगा कि जिस भी देश में आर्थिक समृद्धि करना है, डेवलपमेंट करना है, इनके लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कोई विशेष योजना या रणनीति का निर्माण किया जाता है, उससे कि उस देश का आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि संभव हो सके। उस प्रकार की योजनाओं को या उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को ही क्या कहा जाएगा? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। नोट कीजिए। और गैर योजनाबद्ध में क्या हो जाएगा कि जब समृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना तो कोई योजना बनाई जाती हो, ना ही कोई रणनीति बनाई जाती हो, तो इस प्रकार से हम उसे क्या बोल देंगे कि यह अनप्लान्ड इकोनॉमी है। तो आप मगर साइड में लिख लीजिए कि जहां पर समृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ठीक है। आर्थिक
समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना या रणनीति नहीं बनाई जाती है। उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अनप्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तय नहीं किया जाता कि हमें इतने समय तक ये करना है। जैसे कि अभी हमारे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप देखें तो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, इंडिया एट द रेट 2047 सिलेबस में भी, या इंडिया विजन एट द रेट 2047। तो हमने 2047 तक कौन कौन से लक्ष्यों को अचीव करना है उसके बारे में हमने विकसित भारत एट द रेट 2047 निर्धारित किया है। तो इंडिया का जो विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हो गया। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम ड्यूरेशन तय किया हमने, उस तय समय में हमें ये सारे अचीवमेंट करना है। इसका मतलब हमने इसको किस प्रकार से किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है, प्लान तरीके से किया है। तो प्लान करके कोई चीजें की जाती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को प्लान इकोनॉमी कहा जाता है, और बिना प्लान के कुछ भी चल रहा है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना में बीच की अवधि ऐसी आई थी कि वह पंचवर्षीय योजना को बीच में रोकना पड़ा था, तो फिर एक एक वर्ष की अवधि अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान चलाया गया था तो वो गैर योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। और योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था तो 5 ईयर प्लान चल रहा था आपका 5-5 वर्षों के अंतराल में, और अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाए तो वो अनप्लान हो जाता है। कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया किस समय में उसको अचीव करना है, नहीं हो पाता है, यानी कि आपने प्लान सही से नहीं किया है, स्टडी सही से नहीं बनाई है। तो ऐसे आप अर्थव्यवस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लान इकोनॉमी और एक अनप्लान इकोनॉमी। और इसी के साथ आपके अर्थव्यवस्था की जो टाइप्स होते हैं वो आज की क्लास में ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब आपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रियाओं में किस चीज को शामिल किया जाता है उसको देख लेते हैं, और फिर हम सिलेबस के बिंदु पर चलेंगे। हो सकता है कल की क्लास से आपका कोई भी सिलेबस का एक बिंदु उठाएंगे, क्योंकि एक मूलभूत चीजें हम इकोनॉमी का समझ चुके हैं, एक आधारभूत चीजें हमें समझ में आ रही है। करवाते हैं, अभी इसका म्यूट नहीं हो रहा है, आप म्यूट करके रखिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। आप लोग को म्यूट करके रखना चाहिए, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होने को, ठीक है, तब ठीक है। अब मैंने आपका आप सभी कहा कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाओं में किन चीज को शामिल किया जाता है? आप भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, ये आपसे एक प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आर्थिक क्रिया में मेनली 3-4 चीजों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे आप इस रूप में बता सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि आपने उत्पादन किया, उत्पादन करके उसका आपने क्या कर दिया, विनियमन कर दिया, यानी कि मार्केटिंग कर दिया, सॉरी विनियमन मतलब यानी कि आपने वितरित कर दिया या रेगुलेशन कर दिया, ठीक है, ठीक है। उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद उसका विनियमन किया, विनिमय, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका विपणन, और फिर उसके बाद में हो जाएगा उपभोग, यानी कि प्रोडक्शन किया, विनिमय को क्या बोलेंगे, विनिमय को
एक्सचेंज यहां तक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग, कंज्यूम। तो ये चार चीजें अपनी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल मानी जाती है। बिना इन चारों के कोई भी आर्थिक गतिविधि संभव ही नहीं। तो जब भी आपको अर्थव्यवस्था का संबंध मुख्यतः किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति या उसके स्तर से बताना होता है, तो आपको चाहे यह क्षेत्र समाज से हो, गांव से हो, शहर से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, तो उसमें आर्थिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेसिस क्या होता है? ये चारों चीजें होती है। प्रोडक्शन करना किसी चीज का, उसे एक्सचेंज करना, उसका विपणन करना और उसको कंज्यूम करना। मतलब पैदा किया उसे, एक्सचेंज किया करेंसी में, आपने करेंसी के साथ में उस चीज को मार्केट में डाला, मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग होने के बाद आपने उसको खरीद कर उसका कंज्यूम कर लिया, यानी कि आपने उसको उपभोग कर लिया। तो आपसे कभी टू मार्क क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक क्रियाओं में मूलतः कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इनके ये चार कंपोनेंट, ठीक है। तो चारों को आप नोट कर लीजिए। सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई विस्तार से कुछ देखना। उत्पादन का अर्थ क्या बताया इसने? उत्पादन में आप ये बता देंगे कि कौन कौन से चीजें हैं। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, उत्पादन प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसकी हम इसी के जस्ट बाद बात करें, ठीक है। विनिमय का मतलब आपने वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय। यहाँ पर विनिमय में आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज का क्या किया आपने? क्या बोलते हैं, क्रय विक्रय को क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना, ये बोलते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है, तो क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। गुड सर्विस का क्रय विक्रय होता है, उसी को विनिमय बोला जाता है। ये आपको ज्यादा समझना है। और वितरण यानी कि विपणन, आप विपणन भी बोल सकते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग का याद है कि यहाँ पर आपको संसाधनों का वितरण करना है। वितरण को ही यहाँ पर आप, विपणन को ही वितरण से जोड़ सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पदार्थ में कंज्यूम करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था में मूलतः आपके उत्पादन के कारकों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो उत्पादन के कारकों में तीन चीजें आती हैं, सेक्टर ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, हेडिंग क्या बनाएंगे आप? उत्पादन के कारक। ये सारी चीजें आपको बीच में जब इकोनॉमी आपका चल रहा होता है तब ये चीजों की जरूरत होती है। फिर ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर ये चीजें फिर से बताई जाए। तो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में आपके सारी बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम इस सिलेबस का, आप इकोनॉमी के सिलेबस का यूनिट 1 के कोई भी टॉपिक को पिकअप करेंगे। उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन के कौन कौन से कारक है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उत्पादन के चार प्रमुख कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? चार कारक होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले होता है भूमि, लैंड, ठीक है। भूमि के बाद कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है? उसके बाद भूमि, पूंजी, एक होता है लेबर यानी कि श्रम, ठीक है। और इसके बाद होता है उद्यम, उद्यमशील यानी कि एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं? उद्यमशीलता बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।
उत्पादन के चार कारक है आपके, भूमि, श्रम, पूंजी, गतिशीलता यानी कि उद्यमशील। भूमि का मतलब क्या है आपका? प्रकृति या नेचुरल रिसोर्स में पाई जाने वाली प्रोडक्शन पावर यानी कि उत्पादन शक्ति। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति। उसी को क्या कहा जाता है? भूमि। मतलब नेचुरल रिसोर्स में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति, प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को ही भूमि कहा जाता है। जैसे कि नदी आपका रिवर भूमि है या नहीं? वही बताएं कि मुझे नदी भूमि है या नहीं, हवा भूमि है या नहीं। नदी हो गया, हवा हो गया, ये सब भूमि है। क्योंकि इस नदी के जल में एक ऊर्जा पाई जाती है जिसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा, और इसमें भी पाई जाती है गतिज ऊर्जा। तो प्राकृतिक संसाधनों में निहित प्रोडक्शन पावर यानी कि उत्पादन शक्ति, उसी को कहा जाता है भूमि। और भूमि को आप जमीन के रूप में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जगह, जहां पर कोई इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, अब आप जो भी कार्य करना चाहते हैं भूमि पर, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है कैपिटल का। और ये कैपिटल कई प्रकार की होती है। कैपिटल कई प्रकार की हो सकती है। आप यदि अपने माइंड का प्रयोग करेंगे, आपके दिमाग का प्रयोग करेंगे, तो इसे बौद्धिक पूंजी का दिया जाएगा। अगर आप श्रम करेंगे तो वह पूंजी आपकी कौन सी हो जाएगी? वह आपकी भौतिक पूंजी हो जाएगी। यदि आप सड़क, भवन, नहर, मशीन, मूल, पुल, वाहन इत्यादि इसकी उत्पादन शक्ति देखेंगे तो वह भौतिक पूंजी में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लासिफाई कर देता हूँ भौतिक पूंजी को। तो भौतिक पूंजी आपका फिजिकल कैपिटल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, एक हो जाता आपका बौद्धिक पूंजी। तो पूंजी तीन प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपने पैसों से क्या खरीद ली? एक मशीन खरीद लिया। बताइए, इस मशीन की उत्पादन शक्ति है? नहीं। मशीन हो सकता है कि आपने जैसे कि थ्रेशर मंगवा लिया, जिससे कि आपने सोयाबीन की कटिंग भी करवा लिया है, और सोयाबीन की कटिंग के साथ में आपने एक और क्या करवा लिया कि उस माह से आपने सोयाबीन भी निकलवा लिया। तो ये सारी चीजें आपने मशीन से कर ली। इसका मतलब इस मशीन के अंदर भी उत्पादन शक्ति है, और इसमें पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को ही पूंजी कहा जाता है, जिसे आप भौतिक पूंजी के रूप में बोल सकते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में बोले फिजिकल कैपिटल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो भौतिक संसाधन जो होते हैं, मतलब भौतिक पूंजी में क्या आते हैं आपके? मेनली भौतिक संसाधन होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं। अब ये भौतिक संसाधन किसने बनाए हैं? मानव के द्वारा बने हैं, हम लोगों ने बनाया, मशीन वगैरह सब। तो मानव के द्वारा निर्मित जो भौतिक संसाधन है, इन भौतिक संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन शक्ति को ही क्या कहा जाएगा? भौतिक पूंजी। स्पष्ट हुआ? भौतिक पूंजी किसे कहा जाएगा? एक बार और सुन लीजिए। भौतिक पूंजी उसे कहा जाता है कि मानव के द्वारा कोई फिजिकल और सोर्स बनाया जाएगा, यानी कि भौतिक संसाधन बनाया जाएगा। भौतिक संसाधन के द्वारा कोई प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को ही कहा जाएगा फिजिकल कैपिटल। उससे आप नई कैपिटल जनरेट कर पाएंगे, असेट जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि मानव के द्वारा निर्मित भौतिक संसाधन में निहित उत्पादन शक्ति को भौतिक पूंजी कहा जाता है। बात करते हैं मानव पूंजी का। ठीक है, इस मानव पूंजी मतलब आप मानव के अंदर श्रम की शक्ति होती है। ठीक है, मानव क्या करता है? श्रम करता है, बुद्धि का भी प्रयोग कर सकता है। तो मानव के अंदर निहित उत्पादन शक्ति, ठीक है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य की उत्पादन शक्ति। तो आप मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। मानव संसाधन आपने सुना है, मानव भी एक संसाधन होता है।
हम लोग भी एक रिसोर्स है। तो हम लोग रिसोर्स है, इसका मतलब हमारे अंदर भी कोई प्रोडक्शन करने की पावर है। तो प्रोडक्शन करने की पावर, हम काम कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके द्वारा जो उत्पादन शक्ति आपके अंदर, उसके द्वारा जो भी आप नई चीज बना देते हैं, वही आपका किसमें आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद एक आता है आपका बौद्धिक पूंजी। अब बौद्धिक पूंजी यानी कि इसमें आपका टेक्नोलॉजी ज्यादा सी, इसमें टेक्निकल चीजें आ जाती है कि आप मानव मस्तिष्क के द्वारा विचारों की शक्ति को बौद्धिक शक्ति और बौद्धिक पूंजी कहा जाएगा। इसमें वैज्ञानिक आविष्कार आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके आविष्कार जैसी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का प्रयोग होता है, ब्रेन का प्रयोग होता है। ब्रेन का या ब्रेन में पाई जाने वाली जो आपका प्रोडक्शन पावर है, उसी को आप क्या बोल देंगे, बौद्धिक पूंजी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो इनको नोट कीजिए, फिर हम श्रम पे आएंगे। नोट कीजिए इसे जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रश्न मेरा क्या है, अगर सरकार जनसंख्या का प्रशिक्षण करती है, जनसंख्या को शिक्षित करती है और जनसंख्या के स्वास्थ्य सेवाओं के पर काम करती है, तो इस प्रकार बनने वाली पूंजी कौन सी है, कौन सी पूंजी का निर्माण है? कमेंट करके बताइएगा मुझे कि यदि सरकार प्रशिक्षण में, शिक्षा में, या फिर आप कहें स्वास्थ्य में अगर निवेश करती, इन्वेस्ट करती है, तो फिर वह किस प्रकार की पूंजी बनती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बस चल भी रही है, नहीं चल रही है, तो है या नहीं है ना? एयर कैसे लैंड होगी, बताइए। एयर में कौन सी पावर होती है, विंड पावर होती है। किसने पूछा ये, मैं देख तो लेता हूँ पहले। स्वाति ने पूछा, कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं एयर में कैसे विंड होती है। कभी आप देवास तरफ गए हैं, या फिर इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से इधर इधर राजस्थान तरफ अगर रुक करेंगे आपको, तो कई सारी पवन चक्कियां मिलेगी, और कई सारी पवन चक्कियां चल रही है, तो वो किससे चल रही है, आपके हाथों से चल रही है कि आप उसको घुमा रहे हैं, हवा उसको घुमा रही है। हवा घुमा रही है तो नीचे टरबाइन घूम रहा है, और टरबाइन घूम रहा है तो उससे बिजली मिल रही है। तो बिजली क्या, उसकी उत्पादन शक्ति है। तो जिसकी भी उत्पादन शक्ति होती है, वो जिससे बन रही होती है, उसी को भूमि बोल दिया जाता है। तो वायु भी क्या है, भूमि है। समझ गए? तो किसी भी नेचुरल रिसोर्स में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति यानी कि प्रोडक्शन पावर, तो जो भी उससे जनरेट होता है, अगर उसमें वो पावर है, तो उसी को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब किसी का आया तो मैं एक बार देख लेता हूँ। वीडियो बीच में ब्रेक हो रहा है तो बताइएगा मुझे, ठीक है। उद्यमशीलता होगी शायद। अच्छा, मेरा प्रश्न क्या था, मैं तो भूल गया। मानव पूंजी, उद्यमशीलता पूंजी कैसे हो सकती है, नहीं होगी उद्यमशीलता पूंजी। मानव पूंजी, वेरी गुड, सेंटर ने सही बताया। रेशियो में जोखिम होगा, नहीं नहीं नहीं, जोखिम वाली बात नहीं है अभी। मैंने क्या पूछा है, सरकार को कैसा जोखिम, स्वास्थ्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं, शिक्षा के लिए खर्च करें, इसमें कैसा जोखिम सरकार का, बताइए जरा। सरकार का क्या जोखिम है इसमें, शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, शिक्षा पर व्यय करेंगे, शिक्षा अच्छी होगी। स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। प्रशिक्षण पर खर्च करेंगे, स्किल होगा। उद्यमशीलता कैसे आएगी? तो ये आपकी जो पूंजी है, मैंने सिर्फ ये 3 विकल्प से पूछा था आपको, पूंजी के अंदर ही रहना, बनेगी तो पूंजी, लेकिन वो बनेगी आपकी कौन सी, मानव पूंजी। ठीक है, तो मानव पूंजी मतलब आपके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, आपको अच्छे से आपके वैचारिक क्षमता या फिर आपको इतना डेवलप कर दिया कि आपसे ही मनुष्य को ही एक संसाधन बना दिया।
आपको प्रशिक्षित करके आपको रिसोर्स बना दिया, और आपको रिसोर्स बना दिया इसका मतलब आप उत्पादन शक्ति हो गए, तो आपको मानव पूंजी बना दिया। ध्यान रखना, अगर सरकार, क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि सरकार किसी पर व्यय करती है, वो चाहे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अगर कौशल युक्त हो जाएंगे तो आविष्कार करने लग जाएंगे, तो यही मानव पूंजी फिर बौद्धिक पूंजी में कन्वर्ट होगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल होगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ इस नोट ये बुक से पढ़ें, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। बुक आपको नोट्स में भेजूंगा ना, निश्चित रहिए, आपको भेजे भी, शायद इकोनॉमी का तो भेज दिया मैंने, यूनिट 1 का नहीं भेजा है क्या? और मैं जो भेजूंगा उसमें ये चीजें नहीं मिलेगी अभी। ठीक है, ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ आपको, बाकी आगे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब श्रम में आ जाते हैं। श्रम क्या होता है? श्रम यानी कि लेबर। तो लेबर को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर आप? तो लेबर को डिफाइन करने के लिए आपको बताना होगा कि एक प्रकार का यह आपका अस्थायी प्रकृति का संसाधन है, और श्रम के द्वारा अगर आप श्रम करेंगे तो इसकी भी उत्पादन शक्ति होगी, इसकी कारकताई होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है श्रम को। श्रम मतलब आपका हो सकता है कि यह शारीरिक श्रम हो, यह बौद्धिक श्रम भी हो सकता है। आप बुद्धि का उपयोग करके लैपटॉप के सामने बैठे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपका क्या है? बौद्धिक श्रम। अब मैं यहाँ पर मेरे द्वारा जो ये श्रम किया जा रहा है, मैं भी श्रम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बौद्धिक के साथ ही शारीरिक श्रम दोनों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे खड़े होकर आपको पढ़ाना पड़ रहा है, लगातार तीनों क्लास में बोलना पड़ रहा है, तो कुछ ऊर्जा भी लग रही है, तो शारीरिक श्रम भी हो रहा है। साथ में कुछ चीजें गलत ना बता दूं, चीजें इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेशन कुछ गलत ना हो जाए, तो थोड़ा हमें बुद्धि के विवेक का प्रयोग भी करना पड़ रहा है, तो बौद्धिक श्रम भी कर रहा हूं। तो इस श्रम का स्थानांतरण हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस श्रम को ले जाया जाता है, तो श्रम क्या होता है? उद्यमशीलता ये होती है आपकी लिस्ट। यहाँ है आपका लिस्ट। आप कुछ जैसे कि पेन बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए, भूमि के बाद में पैसा चाहिए, पैसा के बाद में आपको उसमें कुछ लेबर भी चाहिए, लेबर के बाद आपको फाइनली उसमें रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण, अब बताइएगा इसका प्रश्न का आंसर, कि सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक कौन सा है? इन चारों में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन चारों में से कौन सा है? अब बताइए मुझे जल्दी से, कि भूमि है, या पूंजी है, या श्रम है, या उद्यमशील है, या उद्यमशीलता। तो तीनों चारों में से सबसे ज्यादा आपका कौन सा है? ठीक है, पूंजी बताया प्राचीन ने, बाकी और बताइए। भूमि बताया अजय ने, वेरी गुड, और बताइए कितनी विविधता होगी। यीशु ने बताया उद्यमशील, और बताइए, बताइए और क्या हो सकता है? बाकी लोग तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? सभी का आंसर नहीं है मुझे। ठीक है, चरम की कोई बात नहीं है, क्योंकि विविधता तो अभी दिखाई दी है, तीनों ने आंसर दिया है, तीनों के विभिन्न आए। चंचल का भी आ गया है पूंजी, बहुमत पूंजी की ओर बढ़ रहा है, और स्वाति का आया है सर सब इम्पोर्टेंट क्या बात है क्योंकि सभी इंटरडिपेंडेंट है। क्या बात है, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए मुझे। उद्यमशीलता ज्योति का आया है, अब दो लोग उद्यमशीलता में हो गए हैं, तो लगभग सभी का आंसर आ गया है, कुछ और बचे हैं। अजय का आंसर आया है, नहीं आया है? अजय का भी आ गया है, प्राची का आ गया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अभी किसी का आया है, शायद इंग्लिश मीडियम वाले ही बोले होंगे कोई। चलिए इन्हा का है आंसर, चंचल ने दे दिया इन्हा, ज्योति, निर्मला ने नहीं आंसर किया अभी तक। निर्मला आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप भी आंसर करिए। शिल्पी का भी आंसर नहीं आया है, स्वाति का तो आंसर ही आ गया है, सबको बता दिया मैंने। ठीक है, आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लास के साथ में। चलिए स्वाति ने फाइनली एक पर पहुंच गए, लेड पर। शिल्पी का भी आ गया, ओके जी। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, रिस्क लेने की क्षमता। अरे आपके पास पैसा है, भूमि है, सब कुछ है, लेकिन शुरू करूं या ना करूं, घाटा तो नहीं हो जाएगा?
कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। डर रहता नहीं रहता है कुछ चीज नया स्टार्टअप करने का सबसे बड़ी चीज क्या है? डर। तो सबसे बड़ा डर रहता है यानी उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो ये तो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। आप पैसा मतलब भूमि खरीद लिया आपने, लोन ले लिया, रिस्क लिया आपने, पूंजी नहीं दी, पैसा ले लिया आपने, श्रम ले लिया आपने, इस सब चीजों को फिर इन लोगों को पेमेंट भी देना है। ठीक है। भूमि आपने ली है तो इसका किराया देना है, पूंजी आपने ली है तो इसका ब्याज आपको चुकाना है, इंटरेस्ट देना है, श्रम लिया है आपने तो इसका आपका मजदूरी देना है। और उद्यमशीलता लिए अगर आपने रिस्क सही तरीके से ले लिया है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो चार उत्पादन के कारक है इनसे उत्पादक आय होती है। उत्पादन कारकों की आय। उत्पादन कारकों की आय क्या है? इनकम क्या है? मतलब यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम सोर्स क्या है? तो इनकम में देखिएगा, अगर मैंने भूमि किराए पर किसी को दी तो मुझे क्या मिलेगा? किराया, रेंट मिलेगा। और अगर मैंने पूंजी किसी को दिया तो पूंजी के बदले मुझे क्या मिलेगा? पूंजी के बदले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि ब्याज मिलेगा। ये आई है इसकी ब्याज। अगर मैंने श्रम किया है कहीं पर तो श्रम के बदले मुझे क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। मजदूरी को क्या बोलते हैं जिसमें? उद्यमशीलता। अगर आपने उद्यमशीलता की है तो इसमें आपको या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, दोनों में से एक ही चीज संभव है, प्रॉफिट या लॉस। तो ये चारों क्या हो गया आपके? किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ, हानि। ये हो गए आपके कारक आय, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चार होते हैं तो फैक्टर कॉस्ट भी कितना होगा आपका? चार होंगे। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए नहीं तो समय नहीं है आपके पास इतना। ठीक है, 5 मिनट का समय बचा है क्लास में, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। और दिन चिंता में लिख देना कि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिएगा स्वाति आप बोल रहे तो सभी महत्वपूर्ण है, मान रहे सभी महत्वपूर्ण है, बिना किसी एक के स्किप के आप किसी कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो सबसे मेन चीज आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? रिस्क देना। ठीक है, बाकी तो चीजें ऑटोमेटिक हो, रिस्क के लिए आप सब कुछ संभव है। 4 नहीं, नोट कर लिया होगा आपने, पॉइंट ऑफ इनोवेशन में नोट करना चाहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्लास को कवर करेंगे। 4-5 पॉइंट नोट करना उद्यमशीलता में। उद्यमशीलता के भी कुछ अवयव होते हैं। उद्यमशीलता के अवयव होते हैं जैसे नवाचार की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स ऑफ या ट्रेंड ऑफ इनोवेशन, यानी कि नवाचार की प्रवृत्ति। कोई भी नया स्टार्टअप आप शुरू करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कुछ नया करें। इसने ऐसा किया तो हम कुछ नया क्या करें जिससे कि हमारा काम चल जाए, हमें प्रॉफिट हो, हमारे स्टार्टअप से प्रॉफिट हो। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उद्यमशीलता में पहली चीज आती है ट्रेंड ऑफ इनोवेशन, तो नवाचार की प्रवृत्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। उसके बाद प्रक्रिया आपकी कैसी होना चाहिए? क्रियाविधि। आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप अपना नियमित क्रियाएं या रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन। नियमित क्रिया।
कंटिन्यूटी होना चाहिए। चौथा, जोखिम क्रिया भी हो सकता है, रिस्क, जोखिम क्रिया। ठीक है, चार चीजें हो सकती है। एक और ये हो जाएगा इसमें लिखा जाए तो यहाँ पर लॉफुल, लॉफुल यानी कि विधि सम्मत, मतलब विधि सम्मत या उद्देश्यपूर्ण कार्य को ही मान्यता दी जाती है। कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, उसी को ही यहाँ पर मान्यता होती है। और ऐसे कार्य या लाभ अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि कल्याणकारी होने के साथ ही देश का सामाजिक हितों की भी पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लॉफुल। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाता है उसको LAWFUL। ठीक है, लॉफुल यानी कि विधि सम्मत। उद्देश्य से समेत पांच चीजें वाले थे। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न यह है, उत्पादन कारकों से किस प्रकार से उत्पादक आय जनरेट की जाती है, या उत्पादक, मैं क्वेश्चन ये भी मेंशन कर दूंगा आपके ग्रुप में। तो आज लगभग आपका पहला प्रश्न तो इसमें हो गया, एक सोशियोलॉजी में भी हो गया, साइंस में भी हो गया। तो तीनों के प्रश्न आपको भेज दिए जाएंगे। डेली अब आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगी क्योंकि उस स्तर पर आप धीरे धीरे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अपन लोग आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग डेली स्टार्ट करेंगे, टॉपिक जो होगा उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक आपके पास काफी समय भी है तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। 1 मिनट का आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ताकि क्लास को हम करते रहेंगे। सभी को थैंक यू सो मच।